हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट वाले जो हमने किया था उसमें हमने किया था कपल ऑफ फोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो टॉपिक आता है वो आता है इक्विलिब्रियम। वी कैन कॉल इट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, डेफिनेशन क्या बनती है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बनती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बट there is no net acceleration on the object or no net force on the object. No net acceleration, कोई net acceleration नहीं है, एक बात समझिएगा। दूसरी बात समझेंगे कि उस पर net force नहीं है, पर इसका ये मतलब कहीं मत निकालिएगा कि ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है। ऑब्जेक्ट is in motion, it can be in motion, it cannot be in motion, but net force is zero. बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर जितने तरह के फोर्सेस लग सकते थे वो सब फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जेक्ट जो है देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बॉडी पर, जैसे मान लीजिए बॉडी सरफेस पर रखी है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। From Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. टेबल पर रखी हुई ऑब्जेक्ट इट इज एट रेस्ट पर है। ऐसे ही आप इमेजिन करें, केस समझिए कि मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एयर में जा रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि एरोप्लेन पर कितने तरह के, हेलीकॉप्टर पर कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स उसका वेट जो कि नीचे काम कर रहा है, उसके बाद जो उसका राफ्टर रोटेट कर रहा है उसकी वजह से जो अपलिफ्ट ला रही है, अपलिफ्ट कहां को आ रही है? ऊपर को आ रही है। तभी तो वेट और अपलिफ्ट दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। वहां पर नेट फोर्स, वर्टिकल फोर्स उसका क्या है? जीरो है। नेट वर्टिकल फोर्स क्या है? जीरो है। फिर उसके बाद उसके अंदर एक और मोशन प्रोड्यूस हो सकती है। एक और मोशन कौन सी प्रोड्यूस हो सकती है कि ऊपर का जो उसके पंख हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो लोअर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। उससे बचने के लिए उसके टेल में एक छोटा सा क्या लगा रखा होता है? एक छोटा सा पंख और लगा रखा होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है, टू बैलेंस द फोर्स। अब आप उस केस में सोचिए, फिर उसको एयर वाले जो फोर्सेस हैं, जो एयर का जो विंड का जो फ्लो है उसको भी तो बैलेंस करना है, उसको भी बैलेंस कर रहा है। सारे फोर्सेस बैलेंस करने के बाद एक हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। उसे आपने क्या कहेंगे? नेट फोर्स क्या है उस पर? जीरो। अच्छा, और एक बात, वो ऐसा भी तो जा सकता है, वो ऐसा भी जा सकता है, तो इसका मतलब उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से क्या किया हुआ है? मेंटेन किया है कि उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी क्या है? जीरो है। एग्जांपल और उठा लेते हैं। एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर किसी मेले में या कभी कभी क्या होता है टीवी पर, या फिर स्टंट्स देखे होते हैं। वो स्टंट्स क्या होते हैं? पीपल वॉकिंग ऑन द रोप। ये सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उन्हें पता है कि वो हाउ डू दे मेंटेन दिस मोशन। वो मोशन कैसे मेंटेन करते हैं? एक रस्सी बांध रखी है दूसरे एंड तक और उसके ऊपर वो खड़ा है और हाथ में क्या उठा रखा है? पोल उठा रखा है, और वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है। कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है। ये स्टंट कभी भी करने लायक नहीं है किसी तरीके से, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं आप लोगों ने देखा है वो अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं। उस रोप पर उनका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा फोर्स तो वही है, वेट, जिसकी वजह से लोग गिरते हैं, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन रोप उनको नॉर्मल रिएक्शन भी दे रही है। ये वाला केस। फिर वो बंदे का बैलेंस इस तरफ बिगड़ सकता है, तो उसके लिए रोप उसने इधर रखी हुई है। इस तरफ बिगड़ सकता है, उसने उसके लिए बैलेंस रखने के लिए। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इज जीरो। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और समझिएगा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज जीरो। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। दोनों का नेट सम क्या आता है? जीरो आता है। कब? जब ऑब्जेक्ट किस पर होती है? इक्विलिब्रियम पर होती है। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास मेनली दो तरह का आ गया। पहला इक्विलिब्रियम आया जिसको हमने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नो नेट मोशन, कोई मोशन ही नहीं है। एंड द सेकंड केस इज, यहां पर क्या हुआ? नेट मोशन इज देयर, बट फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है एंड नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज एंड नेट फोर्स इज ऑल्सो। तो बहुत क्लियरली समझ लें, फोर्सेस का सम जीरो होगा, चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो चाहे डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो। मूवमेंट्स का सम भी जीरो होगा, अगर स्टैटिक में है तब भी और डायनामिक में है तब भी। लेकिन फर्क किस चीज का आया? फर्क ये आया कि बॉडी जो है पहले केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देयर इज नो नेट मोशन, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब और एग्जांपल उठाते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के और डायनामिक इक्विलिब्रियम के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस देखिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तब जब ऑब्जेक्ट एक नैरो पार्ट पर, जैसे रोप वाला एग्जांपल बताया, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइकिल पर कहते हैं चल मैं देख बताता हूं कितनी देर के लिए मैं साइकिल रुकी साइकिल पर रह सकता हूं। कितनी देर तक रुकते हैं भाई? 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये बैलेंस करने का क्या मतलब है? इसका मतलब वो अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। वो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों को क्या कर रहे हैं? इक्वलाइज कर रहे हैं। तो वो वाला केस स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है। लेकिन जब हम साइकिल चला रहे हैं उस केस में क्या होगा? साइकिल चलाते टाइम साइकिल लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, लेकिन रनिंग में वो केस जो है, वो जो ग्रिप है वो स्ट्रीट पर बनी रहती है, वो सड़क पर बनी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है दोनों साइड का मूवमेंट मेंटेन करना। ऐसे ही केस टू व्हीलर्स में है, बाकी सारे टू व्हीलर्स में है। इमेजिन करो जब दूध वाला और वो जो बाइक पर आता है, वो बाइक पर दोनों साइड दूध लगा होता है, दोनों साइड दूध के कंटेनर्स लगे होते हैं, और उसके बाद भी वो अपने आप को क्या करके चलता है? बैलेंस करके चलता है। बैलेंस कैसे करता है? एक पार्टी को दूध उधर से देता है, दूसरे घर में जाके दूध उधर से देता है, ताकि दूध का भी जो वेट है दोनों साइड पर क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। अदरवाइज एक साइड ज्यादा हो जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा तो गिर जाएगा। ऐसे सिलेंडर लेकर के जब लोग चलते हैं साइकिल पर, गाड़ी पर बांध करके, तो एक साइड सिलेंडर इस तरफ, एक सिलेंडर इस तरफ, दो सिलेंडर बांध के रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो समवेयर हमको ये बात क्लियर हो गई। बात क्या क्लियर हुई कि सम ऑफ नेट सम ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो और सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी जीरो। तो एक प्रिंसिपल निकल के आता है। अब ज्यादा थ्योरी की बात ना करके इस पर एक्सप्रेशन ले लेते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में? एक्सप्रेशन इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? कहता है एट इक्विलिब्रियम if an object is capable of rotating about a fixed axis, the sum of clockwise movements and sum of anti-clockwise movements is zero। या फिर हम ये कह सकते हैं कि sum of clockwise movements is equal to sum of anti-clockwise movements। कैसे? मान लिया ये एक हमारे पास रॉड है और ये हमारे पास फिक्स्ड फलक्रम है, we can call it fulcrum, we can call it fixed axis, और दो वेट लगा दिए मैंने। W1 डिस्टेंस है L1, W2 डिस्टेंस है L2, और कहता क्या है? एट इक्विलिब्रियम, और या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है बिकॉज द सिस्टम इज नॉट मूविंग एनीवेयर। W1 into L1 ये किधर को लेकर के जा रहा है? ये लेकर के जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू W2 into L2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं W1 L1 minus W2 L2 equal to 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और या फिर आप क्या लिख सकते हैं? W1 L1 is equal to W2 L2।
अब इसी पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, और आगे केस देखेंगे। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्योंकि जो फार्मूला है वो सम ऑफ, बुक में ऐसे दिया है, बुक में सिर्फ W1 L1 दिया है, W2 L2 दिया है, लेकिन जब एक्चुअल में आप देखेंगे तो सम बोला है। सम का मतलब क्लॉकवाइज में भी 1 2 हो, एंटी क्लॉकवाइज में भी 1 2 हो, तो उन पूरे का सम। तो लेफ्ट साइड वालों को इकट्ठा भी लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये फलक्रम उठाया गया और 2 फोर्स लेफ्ट साइड और 2 फोर्स राइट साइड ले लिए। मान लिया ये वेट है W1, दूसरा वेट है W2, फिर एक वेट है W3, दूसरा वेट है W4, और इनके डिस्टेंसेस दे रखी हैं L1, L2, L3 और L4। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या हो गया? W3 L3 W4 L4, और उसके बाद सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा? W1 L1 प्लस W2 L2, और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इज इक्वल टू W3 L3 प्लस W4 L4। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला केस आ गया। न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स करना सीखते हैं। न्यूमेरिकल आता है सीसॉ का। सीसॉ का न्यूमेरिकल क्या आता है? Is saying 2 students, 2 kids, one is of 25 kg and other is 35 kg, are sitting on a seesaw at a distance, कितनी डिस्टेंस पर? 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर ऑन वन साइड। वो एक ही साइड बैठ गए। वेयर शुड अ मैन ऑफ 70 kg सिट टू बैलेंस द सिस्टम? अब जरा सीसा बना लेते हैं। ये हमने सीसा बना ली, ये फिक्स्ड एक्सेस हो गई, यहां 2 बच्चे बिठा दिए हमने, डिस्टेंसेस बता दी इनकी, कितनी डिस्टेंस है? तो पहले वाला कितने पर है? 25 kg का है और 25 सेंटीमीटर का। दूसरा 30 kg का है और कितने डिस्टेंस पर है? कहता है 30 सेंटीमीटर। 35 kg का है, 30 सेंटीमीटर का। मैन, उसका वेट कितना है? कहता है 70 kg का मैन है। कितनी डिस्टेंस पर बैठे? क्या सिस्टम बनेगा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन है? मैन इस तरफ जो बना है वो क्लॉकवाइज लेकर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज 35 kg, 35 kg को मैं क्या लिखूंगा? 35 g। g मतलब ग्रेविटी मैंने साथ में ली, मास के लिए मूवमेंट्स नहीं ले रहे हम फोर्स के लिए मूवमेंट्स ले रहे हैं, मास के मूवमेंट्स नहीं है। 35 g, ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 35 g इंटू 30 सेंटीमीटर है 0.30। फिर दूसरा आया 25 g इंटू 25 सेंटीमीटर है 0.25 इज इक्वल टू 70 g इंटू x। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके वैल्यू किसकी आ जाएगी? x। x विल बी व्हाट? x विल बी द डिस्टेंस, x डिस्टेंस आ जाएगी। कर लेते हैं कैलकुलेट, कितनी वैल्यू आएगी? 35 g इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया? 10.5। 10.5 g प्लस ये कितना आएगा? 6.25 g, 62.5, 6.25 g डिवाइडेड बाय कितना? 70 g। तो g तो आई थिंक कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है? 16.75 डिवाइडेड बाय 70। अब डिवाइड करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितने डिस्टेंस पर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, या आप ट्राई कर सकते हैं।
एक क्लास और रहती है जिसके अंदर वी शैल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, दो चीजें अलग अलग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेबस में है, सेंटर ऑफ मास नहीं है, पर थोड़ा सा समझाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू।